गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ निर्धारण मापनी के विविध रूप। देखिए इससे पहले की क्लास में मैंने आपको निर्धारण मापनी के विषय में अध्ययन करा दिया था कि निर्धारण मापनियाँ क्या होती हैं, ये मापन के काम में आती हैं। मापन और मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इनका मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्व है। अब देखिए, जो निर्धारण मापनी होती है वह अनेक प्रकार की हो सकती है। मापन क्यों जरूरी होता है? यह किसी बालक का अंक के रूप में जो परिणाम देता है वह मापन कहलाता है। आंकिक स्तर होता है। यह निर्धारण मापनी के अनेक प्रकार की हो सकती है। ये प्रकार क्रमशः देखिए कई प्रकार की हो सकती है। निर्धारण मापनी क्या होती है? निर्धारण मापनी कि हम किसी बालक का मूल्यांकन करने के लिए जो एक स्केल निर्धारित करते हैं वह निर्धारण मापनी के अंतर्गत आते हैं। या हम कहें कि जैसे हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है तो उसमें क्या स्कोर हमने रखा है, कितने भागों में उससे वर्गीकृत किया है, वो निर्धारण मापनी के अंतर्गत आता है। जैसे अति लघुतरात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सत्य असत्य प्रश्न है, चेकलिस्ट है, संख्यात्मक रिप्रेजेंटेशन है। इन सब के द्वारा उन बालक की ग्रोथ का पता लगाया जाता है, उसके स्तर का पता लगाया जाता है। तो निर्धारण मापनी के अंदर जैसे चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, चेकलिस्ट, आंकिक मापनी, ग्राफिक मापनी, क्रमिक मापनी, स्थानिक मापनी, क्रमिक मापनी, इन सब का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो मनोवैज्ञानिक मापन के स्तर में हमने पढ़ा था कि मापनियाँ वास्तव में क्या होती हैं। व्यवहार पर विज्ञानों के 4 स्तरों का वर्णन स्टीवेंस 1951 ने किया है। जो व्यवहारात्मक विज्ञानों के इसका वर्गीकरण स्टीवेंस ने किया है। कितने स्तरों पर? 4 स्तरों पर इसके द्वारा इसका वर्णन किया गया है स्टीवेंस के द्वारा 1951। इसलिए 4 स्तर हमारे लिए बताए हैं। ये 4 स्तर के मापन कहे जाते हैं और 4 प्रकार की मापनियाँ भी कही जाती हैं। 4 प्रकार के इन्होंने स्तर बताए हैं। 4 स्तर के मापन और 4 प्रकार की मापनियाँ। 4 प्रकार की मापनियाँ इन्होंने स्टीवेंस ने 1951 में 4 स्तर के हमारे लिए मापन बताए और 4 प्रकार की मापनियों का इन्होंने प्रयोग करना बताया, जिनका विवरण ये है कि चारों प्रकार की कौन सा था। पहला है नाभिक या वर्गीकृत मापनी। पहला जो है वह है नाभिक या वर्गीकृत मापनी। नाभिक या वर्गीकृत मापनी। दूसरा है क्रमिक मापन या मापनी। क्रमिक मापन या मापनी। तीसरा है अंतराल मापन या मापनी और अनुपात मापन या मापनी। अंतराल मापन या मापनी और चौथा है अनुपात मापन या मापनी। इन चारों प्रकार की मापनियों का प्रयोग करना इन्होंने बताया है। इनका प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे भावात्मक, मूल्यों, विश्वासों। इनका जो प्रयोग है, इन चारों मापनियों का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। कौन कौन से क्षेत्रों में? भावात्मक,
मापन में मूल्यों, विश्वासों, इन सब के मापन में इन चारों प्रकार की मापनियों का प्रयोग किया जाता है। लेखन कला की विशेषताएं, व्यक्तिगत लेखन कला की विशेषताएं। लेखन कला की विशेषताएं, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत लक्षण, नेतृत्व, पसंद नापसंद, सामाजिकता, व्यवहार कौशल, सामाजिकता, व्यवहार कौशल, नेतृत्व क्षमता, इन सबका मापन इन चार प्रकार की मापनियों के रूप में किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में भौतिक मापनियाँ उपलब्ध नहीं है, भौतिक मापनियाँ उपलब्ध नहीं है जो कि हमें एक्यूरेट परिणाम दे दे, इसीलिए हमें इस प्रकार की मापनियों का प्रयोग, क्योंकि भौतिक मापन उसे कहते हैं कि मैंने प्रश्न पत्र बना के आपको दे दिया और आपने उसे सॉल्व कर दिया, रट रटा के आप आ गए, या कैसे भी आपने टिप टाप के उसे सॉल्व कर दिया, या आपने लर्न किया है, कुछ भी है और उसमें मैंने अंक प्रदान कर दिए, वह तो हो गया आंकिक मापन, भौतिक मापन। जबकि ये जो चीज़ें हैं, आपकी भावनाओं का, कि आप में कौन सी भावनाएं ज़्यादा हैं, कौन सी कम हैं, कैसे इमोशंस रखते हो आप किसी के प्रति, आप में मूल्यों का विकास हो चुका है या नहीं हो चुका है, विश्वास कितना है आपको, कि लेखन आपकी लिखने की कैपेसिटी क्या है, लिखने की विशेषता क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के रूप में आपके अंदर किस बात की विशेषता है, सामाजिकता, आपका सामाजिक परिसर कैसा है, आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है, आपका समाज में समायोजन कैसा है, किस सीमा तक आप समायोजन कर पाते हो, आपका सामाजिक लेवल क्या है, आपकी व्यवहारिकता कहाँ तक है, आप में व्यवहारिक गुण मौजूद हैं या नहीं हैं, अगर नहीं है तो उनको कैसे विकसित किया जा सकता है, आप में लीडरशिप की क्षमता विद्यमान है या नहीं है, आप अगर एक छोटे से समूह का आपको नेतृत्व करने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप उसका नेतृत्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इन सब गुणों का मापन के लिए हमें किसी प्रकार की भौतिक मापनी उपलब्ध नहीं है, इन सब गुणों का भौतिक रूप से मापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हम इस प्रकार से कोई प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं कर सकते कि नहीं आपने, क्योंकि उसमें बनावटीपन आ जाता है, उसमें दिखावा आ जाता है। एक्चुअल आप देखिए कि जब ह्यूमन नेचर ये होता है कि हम या किसी रेपुटेड जगह पे जाते हैं, किसी बड़े नेता से मिलते हैं, किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं जो पद में भी हमसे ऊंचा है, या हम अगर अमीरी गरीबी की बात करें तो किसी ऐसे अमीर रईस व्यक्ति से मिलते हैं, तो उस समय हमारा व्यवहार बिल्कुल ही अलग होता है, उसमें बिल्कुल नेचुरलिटी नहीं होती है और ना ही हम नेचुरल रूप में उसके सामने जा पाते हैं। जबकि हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे पद में भी छोटा है, पैसे में भी छोटा है, रहन सहन में भी उसका कम है, या हम कहें कि गरीब व्यक्ति से जब हम मिलते हैं तो उस समय भी हमारा व्यवहार उल्टा ही होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस यहाँ पर नहीं आ पाती है, नेचुरल बिहेवियर का हम पता नहीं लगा पाते हैं, और ना ही ऐसा कोई प्रश्न पत्र निर्माण किया जा सकता है कि उसमें अगर हमने आपके लिए 7 गुणों के विकास का एक प्रश्न पत्र तैयार कर दिया कि आप में कौन कौन से इमोशंस ज़्यादा हैं, आप में नैतिक मूल्यों का विकास किस सीमा तक हुआ है, इसके लिए आप क्वेश्चन तैयार कर लिए हमने और आपको टिक करने के लिए कह दिया, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बनावटीपन जो बाहरी रूप से अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, उस व्यवहार पर व्यक्ति टिक करता है मार्क लाने के लिए, तो वह एक निष्पक्ष मूल्यांकन की श्रेणी में नहीं आता है। तो एक व्यक्ति की इन सब गुणों का मापन करने के लिए हमें इस प्रकार की मापनियों का प्रयोग करना होता है। इनसे क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का निष्पक्ष और तटस्थ मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। ये कई सारी मापनियाँ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग की गई हैं। अतः उद्दीपकों द्वारा मनोभौतिक मूल्यांकन भी संभव नहीं है, फिर भी कई मापनियों की उत्पत्ति मनोभौतिकी अध्ययन के आधार पर
हुई है कि मनोभौतिकीय मापन इन व्यक्ति का मनोभौतिकीय मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी परिणाम प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की मापनियों का प्रयोग किया गया है। अब देखिए बात आती है थर्स्टन ने मनोविज्ञान मनोभौतिकीय सिद्धांतों के आधार पर कुछ मापन विधियों का विकास किया है। शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याओं के अध्ययन में इन मनोवैज्ञानिक मापन विधियों की काफ़ी उपयोगिता रही है। गिलफोर्ड ने 1954 के अनुसार गिलफोर्ड जिसे हम कहते हैं गिलफोर्ड 1954 के अनुसार मनोवैज्ञानिक मापन विधियों के मनोभौतिकीय आधार ने इसकी तर्कपूर्ण और अंकगणितीय आधार ही नहीं दिया, बल्कि इन मापन विधियों की उपयोगिता प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ा दी। उन्होंने क्या किया, इन मनोभौतिकीय आधार ने इसकी तर्कपूर्ण और अंकगणितीय व्याख्या ही नहीं की, बल्कि इनकी उपयोगिता इन मापन विधियों की उपयोगिता बढ़ा दी। प्रयोगात्मक विधियों को एक आधार प्रदान कर दिया उन्होंने। स्पष्ट है कि इन मापन विधियों की उत्पत्ति मनोभौतिकीय आधार पर मनोविज्ञान के लोगों के द्वारा मनोभौतिकीय आधार पर मनोविज्ञान के लोगों के शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार की मापनियों की उपयोगिता को बढ़ाया गया है ताकि व्यक्ति का समग्र मूल्यांकन किया जा सके, मापन किया जा सके। उपयुक्त मापन के स्तरों का विभिन्न प्रकार की मापनियों का वर्णन, अब हम इनमें से एक एक मापनी का वर्णन इस प्रकार से करेंगे। देखिए भिन्न भिन्न स्टीवेंसन ने दिया था, गिलफोर्ड ने 1954 में इसको महत्व दिया, इन मापन विधियों की उपयोगिता को दर्शाया, इनको शिक्षा मनोविज्ञान में स्थान प्रदान किया और एक इनकी महत्ता को प्रतिपादित किया, अपने स्तर पर इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया। अब पहला है हमारा नामित या वर्गीकृत मापन या मापनियां। पहला है हमारा नामित या वर्गीकृत मापन या मापनियां। नामित या वर्गीकृत मापन या मापनियां। अब देखिए इस प्रकार की मापनियों को शाब्दिक मापनी या नादात्मक मापनी या मापनी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मापनियों को क्या कहा जाता है, इन्हें शाब्दिक मापनी भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, इस प्रकार की जो नामित या वर्गीकृत मापनियां हैं इनको शाब्दिक मापनी भी कहा जा सकता है। इस प्रकार का मापन या मापनियां सबसे सरल और सबसे निम्न स्तर की होती है। ये क्या होती हैं, ये सबसे सरल एवं सबसे निम्न स्तर की होती है। इस प्रकार की नामिक मापनी, जिन्हें शाब्दिक मापनी भी कहा जाता है, यह सबसे सरल मापनी होती है और सबसे निम्न स्तर की होती है। इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता संख्या या अंक का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, समूह आदि की पहचान करने के लिए या नामकरण करने के लिए करता है। इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता संख्या या अंक का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, संख्या या अंक का प्रयोग
संख्या या अंक का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों या समूहों आदि की पहचान करने के लिए या नामकरण करने के लिए करता है। इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता संख्या या अंक का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, समूह आदि की पहचान करने के लिए या उनका नामकरण करने के लिए इस प्रकार की मापनी का प्रयोग किया जाता है, जिसे नामित मापनी या शाब्दिक मापनी की कहा जाता है। इसमें व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों और भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इस प्रकार के मापन को वर्गीकृत मापनी भी कहते हैं। इसमें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों में या भागों में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए इसे वर्गीकृत मापनी भी कहा जाता है। देखिए, ये सबसे सरल स्तर की है, सबसे सरल और निम्न स्तर की मापनी है, इसलिए इसे वर्गीकृत मापनी भी कहा जाता है। इस प्रकार की मापनी द्वारा व्यापक और विशाल तथ्यों को पारस्परिक अपवर्ती वर्गों में विभाजित करते हैं। देखिए, इस प्रकार की जो मापनी है, इसमें जो हमारे पास बहुत बड़ी जो विषय वस्तु उपलब्ध है, बहुत बड़ा समूह है, तो विशाल या बहुत विशाल तथ्य हमारे पास उपलब्ध है, तो उनको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे समूहों में, जिन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में। अपवर्ती वर्गों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी में इसको वर्गीकृत कर दिया जाता है, जिससे कि उनका मापन करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी समाज को समाजवाद, पूंजीवाद दो समूहों में, जैसे कोई एक समाज है तो उस समाज की का मापन किस प्रकार किया जाए कि उसे दो टुकड़ों में हमने बांट दिया, एक तो समाजवादी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उस तरह को, और एक पूंजीवादी जो व्यक्ति हैं उनको, यानी दो समूहों में हमने उसे वर्गीकृत कर दिया, किसी समूह को तो वर्गीकृत कर दिया, और या फिर अथवा कि डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन में विभाजित कर दिया, या मानसिक रोगी हैं, बहुत सारे मानसिक रोगी हमारे पास हैं, तो जिस सिजोफ्रेनिया या पैरानोडिया आदि रोगों की श्रेणियों में, यानी रोगों की दृष्टि से बांट दिया कि है तो सभी मानसिक रोगी, लेकिन मानसिक रोग बहुत प्रकार के होते हैं। या जैसे हम कहें कि जैसे पेशेंट हमारे पास हैं, तो ये फीवर के मरीज हैं, और पेशेंट हैं फीवर के पेशेंट हैं, जिनको हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और दूसरा है कि ये पेट दर्द, उल्टी, वॉमिट वगैरह के, तो इस प्रकार से पार्टीशन कर देना, जिससे कि उनका मापन आसानी से किया जा सके, उनकी पहचान आसानी से किया जा सके, उन्हें कोई एक छोटे समूह के रूप में नाम दिया जा सके। तो नामित या वर्गीकृत मापनी बहुत सरल है, इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। मापन की सरलतम विधि में वस्तुओं, घटनाओं, तथ्यों को किसी विशेषता या गुण के आधार पर अलग अलग वर्गों या समूहों में रख दिया जाता है। देखिए, इसकी जो इस प्रकार के नामित या वर्गीकृत मापनी की जो सबसे सरल विधि है, वह उसमें ये है कि किसी पूरे समूह में से किसी एक विशेषता को लेकर, किसी एक विशेषता को, कैटेगरी को लेकर उन व्यक्तियों को अलग कर दिया जाता है, उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को अलग कर दिया जाता है, जिससे उनका क्या बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह बन जाता है। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति घटना की पहचान के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है। उस समूह को क्या दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है, या फिर उसे कोई नंबर
संख्या दे दी जाती है। देखिए कि जैसे क्रिकेट के बहुत सारे प्लेयर्स हमारे सामने हैं, जैसे स्टेट लेवल का कोई कंपटीशन हो रहा है क्रिकेट का और बहुत सारे स्टेट से हमारे पास प्लेयर्स आए हैं, तो ओवरऑल तो हम इन्हें क्रिकेट प्लेयर के नाम से जानेंगे पहचानेंगे, लेकिन पर्टिकुलर अगर हमें जानना है तो उन सबको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे समूहों में कि ये करौली की टीम है, ये कोटा की टीम है, ये जयपुर की टीम है, तो टीम वाइज भी हमने डिवाइड कर दिया और फिर उस टीम में भी हमने पर कैंडिडेट की पहचान करने के लिए उन्हें क्या दे दिए, हमने उसको नंबर दे दिए। तो उसकी कि भाई करौली की टीम में से तीसरा नंबर आ जाए, तीसरे नंबर का टर्न है, तो उस समय हमें पूरे विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हमें टीम में एक मेंबर की ज़रूरत है तो हम इस प्रकार कोडिंग द्वारा उसे बुला सकते हैं। तो इस प्रकार की मापनी के द्वारा एक बड़े समूह को छोटे छोटे वर्गों में विभक्त कर दिया जाता है और उस वर्गीकरण का कोई एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, कोई संख्या दे दी जाती है, किस लिए, उनकी पहचान करने के लिए, उनका नामकरण करने के लिए, किसी विशेषता या गुण के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। कोई नाम या कोई संख्या या कोई चिन्ह उन्हें दे दिया जाता है। देखिए वर्तमान में इलेक्शंस का वो चल रहा है, तो सारी मतदाता हैं और सारे कैंडिडेट अपने अपना नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको एक चिन्ह दे दिया कि ये हमारे हैं, ये हमारा चिन्ह है, इससे इस चिन्ह से हमारी पहचान है। पर्टिकुलर कैंडिडेट को कोई जाने नहीं जाने, लेकिन इस चिन्ह से हमारी पहचान है। जैसे ये फुटबॉल मैंने बताया अभी आपको कि क्रिकेट टीम या फुटबॉल की टीम के प्लेयर्स के टी शर्ट पर भी आपने नाम लिखे हुए देखे होंगे, जैसे किसी को याद हो, जिससे दूर से भी व्यक्ति की पहचान की जा सके कि ये टीम उस टीम का। और एक विशेष चीज बात यह है कि ऐसे खिलाड़ियों को एक कलर के आधार पर, कलर यानी उनके कपड़ों के, उनकी ड्रेसेस के कलर भी डिफरेंट रखे जाते हैं, जिससे उनकी अलग से पहचान हो सके। कोई अनपढ़ या बिल्कुल अननोन पर्सन भी उनको पहचान सकता है कि ये येलो कलर इस करौली की टीम का है, रेड कलर जयपुर की टीम का है, और इसमें तो इस प्रकार से उनकी टी शर्ट्स भी या जो हम कहें ड्रेसेस भी डिफरेंट कलर की होती हैं, और उन ड्रेसेस पर भी पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है, जिससे पर्टिकुलर कैंडिडेट की हम क्या कर सके, पहचान कर सके, एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से बिल्कुल अलग कर सके। अब जैसे और देखिए कि एक बहुत सारे शहर इस देश में मौजूद हैं, बहुत सारे, एक स्टेट में बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं, तो उन सिटीज़ की पहचान आप अपनी सिटी तक सीमित नहीं है। आज वैश्वीकरण का युग है, तो हम जो आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं, ऑनलाइन कोई पेमेंट भी करते हैं, या कोई कहीं पे भी हमें डाक भेजनी है, तो पर्टिकुलर हम एड्रेस, वहाँ पर एड्रेस के लिए कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन सबसे पहले जो उसकी पहचान होती है उस पोस्ट की, हमारी की, उस डाक की, उस सामान की, तो वो होती है पिन कोड नंबर से। पिन कोड नंबर से उसकी पहचान होती है। पर्टिकुलर सिटीज का, किसी भी सिटी का, किसी भी दो सिटी का एक ही पिन कोड नहीं हो सकता है। ये बहुत अलग अलग सिटीज के अलग अलग पिन कोड निर्धारित हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल नंबर अलग होता है, यूनिक होता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। उसी तरह कि उसी व्यक्ति की पहचान कराने के लिए इस प्रकार से वहाँ पर पिन कोड दे दिए जाते हैं। शहर की पहचान कराने के लिए पिन कोड दे दिए जाते हैं, जिससे कि पूरे देश में उस शहर का नाम पहचाना जा सके। अब आपने देखा होगा गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इतनी सारी चलती हैं, बहुत सारी चलती हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं कैसे पहचाना जाता है कि ये यहाँ की है, कि ये कहाँ से आई है, कहाँ पे कहाँ का है। तो इस चीज़ के लिए गाड़ियों में भी आपने देखा होगा एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे राजस्थान का दे दिया RJ, ये RJ 14, RJ 34, ये सारे कोड दे दिए जाते हैं। बाकी नंबर तो अलग है, लेकिन एक स्टेट की पहचान के लिए कि राजस्थान का व्हीकल है, और ये जो नंबर है वह पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नंबर है,
कि ये इस राजस्थान के इस शहर से आई है, इस डिस्ट्रिक्ट से आई है। उसके बाद जैसे ऐसे ही दिल्ली का है DHD और UP HR हरियाणा का है। तो इस प्रकार उनकी पहचान की जा सकती है। तो राजस्थान में भी ये करौली का है, उदयपुर का है, RJ27। तो ये क्यों दिए जाते हैं कि इन चीज़ों की स्पेशलाइजेशन हो सके। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वह गाड़ी कहीं पे रखी है या उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वहाँ से जो पुलिस इंक्वायरी करती है तो उसे पता चल जाता है कि ये यहाँ इस क्षेत्र से बिलोंग करता है पर्सन, और वहाँ पर उसके घर वालों को सूचना भेजने में भी उन्हें आसानी होती है। तो इस प्रकार नाम का वर्गीकरण मापने के द्वारा यह बहुत सरल है, इसके द्वारा वर्गीकरण करना। किसी एक विशेषता को लेकर हम वहाँ पर वर्गीकरण कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। एक विशेष समूह का बड़े समूह को छोटा रूप हम यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं और उसको एक चिन्ह प्रदान कर सकते हैं। नामिक मापन में जिन सांख्यिकीय विधियों का उपयोग बहुधा किया जाता है वह इस प्रकार से है: बारंबारता, आवृत्ति, प्रतिशत, अनुपात, बहुलांक, आसंग गुणांक। इस प्रकार की सांख्यिकीय अप्रचलित सांख्यिकी कहलाती है। यानी कि सांख्यिकीय विधियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वह बहुलांक और प्रतिशत, गुणांक आदि इसमें काम में लिए जाते हैं। व्यवहारपरक विज्ञानों में अधिकांशतः नाभिक या वर्गीकृत मापन का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यवहारपरक विज्ञानों में देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे समूह को एक नंबर या कोडिंग दे दी जाती है। अब बात आती है व्यवहारपरक विज्ञानों में। व्यवहारपरक विज्ञानों में नाभिक या वर्गीकृत मापन का उपयोग किया जाता है। जैसे स्त्री, पुरुष, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, विवाहित, अविवाहित, सफल, असफल, पसंद, नापसंद। पसंद, नापसंद, इस प्रकार के मापन का प्रयोग वर्गीकरण किया जाता है। इस प्रकार के मापन में प्रयुक्त होते हैं ये नामिक मापने। बारंबारता की सांख्यिकी की गणना के लिए chi-square परीक्षण का उपयोग किया जाता है। बारंबारता की जो मापन किया जाता है, बारंबारता की सांख्यिकी में जब इस मापन का प्रयोग किया जाता है तो chi परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, chi-square परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मापनियों के द्वारा इस प्रकार की मापनियों के द्वारा किसी भी बड़े समूह की हम पहचान कर सकते हैं, उसको कोई नाम आदि हम प्रदान कर सकते हैं, उसमें से स्पेशलाइजेशन करके विशेषताओं के आधार पर उसे छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। इसलिए इसे क्लासिफैक्टरी मेजरमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफैक्टरी मेजरमेंट। वर्गीकृत मापन के
भी इसे कहा जाता है। इसके द्वारा हम वस्तुओं, घटनाओं, तथ्यों को किसी भी एक विशेषता के आधार पर अलग कर सकते हैं। दिए गए चिन्ह, इसके द्वारा जो मापन है वह सबसे सरल होता है। उसको किसी एक नाम के द्वारा, एक चिन्ह के द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है और जिससे कि बहुत बड़े समूह में उसकी स्पष्ट पहचान हो सके। इसके बाद अगली मापनी का प्रयोग का अर्थ हम आगे की क्लास में समझेंगे। स्टूडेंट, धन्यवाद।